नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलेंगे दुर्ग के दिव्यांग राजेंद्र। विकलांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें, इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों से कहा। विधान भवन के प्रवेश द्वार पर डटे दिव्यांग कहा, मांगे पूरी होने तक यहां से नहीं हटेंगे। लेंगे मालिश प्रशिक्षण प्रवेश पर सूचना। चेन्नई का क्रोमपेट रेलवे स्टेशन नहीं है एक्सेसिबल। मशीनों की चपेट में आकर 114 श्रमिक हुए दिव्यांग, एनआईटी फरीदाबाद विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार। कानपुर परिवहन की विभाग की सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगे दिव्यांगजन। जब शाहरुख खान के सामने दिव्यांग बेटी के साथ आई बूढ़ी मां, तो जानेंगे क्या हुआ। दिल्ली में दिव्यांग बच्चों ने दिखाया जोश, हुनर देखकर लोग हुए कायल। भारत के टेक्नोलॉजी लीडर्स हुए एकत्रित इंडिया डिजिटल फर्स्ट समिट में। दिव्यांग बच्चों के जल्लोष 2023 कार्यक्रम में बने 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरकारी डॉक्टर ने दिखाई मानवता, दिव्यांग महिला की डिलीवरी के बाद नवजात को पिलाया दूध। विकलांग व्यक्तियों को अब से 8 के बजाय 12 आकस्मिक छुट्टियां मिलेंगी, डिजिटल गोवा द्वारा 21 दिसंबर पर घोषणा। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative
and fictional in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। अभी तक आप प्रोग्राम में हेडलाइंस तो सुन ही चुके हैं, तो आइए अब खबरें सुनते हैं विस्तार से। आज की हमारी पहली खबर आती है खेल जगत से। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं दुर्ग के राजेंद्र। दिव्यांग कैटेगरी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने वाले छत्तीसगढ़ के वे पहले खिलाड़ी हैं। भिलाई दुर्ग जिले के एक छोटे गांव कोलिहापुरी के रहने वाले क्रिकेटर राजेंद्र देशमुख भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयनित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर राजेंद्र देशमुख अपनी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने दुर्ग से निकलेंगे। 22 साल के राजेंद्र देशमुख पिछले 7 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। विभिन्न मैचों में उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को देखकर DCCBI ने उनका चयन किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने में राजेंद्र देशमुख को उनके चाचा मोर ध्वज देशमुख का सर्वाधिक सहयोग मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने इस मुकाम पर पहुंचने का श्रेय वे कोच व प्रशिक्षक को पूरी तरह से देते हैं। बलोद जिले के छोटे से गांव बुरहानपुर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने निकले राजेंद्र देशमुख की सफलता की कहानी छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई से निकले राजेश चौहान छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक शायद कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। इस लिहाज से राजेंद्र देशमुख की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव में साबित हुई है। एक बातचीत में क्रिकेटर राजेंद्र देशमुख ने बताया है कि नासिक की मैच में अच्छे प्रदर्शन के बेस पर और भारत और नेपाल के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में उनका चयन हुआ है। यंग क्रिकेटर राजेंद्र देशमुख ने अपनी इस उपलब्धि के लिए DCCBI के अध्यक्ष हारून रशीद और CDAC के अध्यक्ष सलीम जी को धन्यवाद दिया है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत 5 साल की कैद तक हो सकती है। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उसके नेताओं से सार्वजनिक भाषणों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। ECI ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उनके उम्मीदवारों द्वारा भाषणों अभियानों में इस तरह के शब्दार्थ का उपयोग दिव्यांगजनों के अपमान के रूप में समझा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि उनके सार्वजनिक भाषण, अभियान और अन्य गतिविधियां भी दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होनी चाहिए और इस तरह उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया भी सुलभ होनी चाहिए। ECI ने पार्टियों से अपने कार्यकर्ताओं को विकलांगता पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने और पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों के रूप में अधिक दिव्यांगों को शामिल करने के लिए भी कहा है। सक्षम भाषा के सामान्य उदाहरण गूंगा, मंद बुद्धि, पागल, सिरफिरा, अंधा या काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज आदि शब्दों को मना किया गया है। इनके प्रयोग से बचना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन शब्दों का उपयोग करना अपमानजनक भाषा माना जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त शब्दों में अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन, लोकोमोटर विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता आदि शब्द शामिल हैं। दोस्तों, खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से। मांगों पर कोई विचार नहीं किए जाने से संतप्त दिव्यांग अपने 3 पहिया वाहनों से सीधे विधान भवन गेट के सामने जा धमके। वे जिद पर अड़े रहे कि जब तक दिव्यांग विभाग मंत्री तथा आयुक्त प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा।
उनका कहना था कि विधानमंडल शीत सत्र में मोर्चा निकालने का निर्णय लेने पर उनकी मांगे मंजूर करने की हामी भरी गई थी, लेकिन अधिवेशन के 2 दिन बचे हैं, लेकिन अधिवेशन पूरा होने तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। रोजगार के अवसर, जीने का अधिकार संविधान प्रदत्त है, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये से दिव्यांगों पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। आक्रोश व्यक्त करते हुए विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति के सदस्य सीधे विधान भवन के गेट पर पहुंचे। अधिवेशन कालावधि में दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के प्रासंगिक मंत्री गुलाब राव पाटिल, दिव्यांग आयुक्त पुरी जब तक चर्चा के लिए आगे नहीं आए तब तक वे वहां से न हटने की भूमिका पर अड़े रहे। शाम 5 बजे के दौरान दिव्यांगों के 3 पहिया वाहनों का काफिला अचानक विधान भवन के गेट के सामने पहुंचने पर पुलिस का टेंशन बढ़ गया। दिव्यांगों ने विधान भवन के गेट से परिसर में जाने की मांग की, पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया था। संगठन के अध्यक्ष गिरिधर भजबूजे ने वहीं पर प्रसार माध्यमों से वार्तालाप किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वस्थ इंसान को दूध डेयरी के स्टॉल की खैरात बांटी गई है। दिव्यांग ई-रिक्शा चलाकर परिवार की आजीविका चलाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। शीत सत्र में मोर्चा निकालने का निर्णय लेने पर उनकी मांगों को मंजूरी देने का आश्वासन देने पर संगठन ने अपना निर्णय बदल लिया है। दोस्तों, यदि आप आत्मनिर्भर और सक्षम बनना चाहते हैं तो द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नई दिल्ली आपके लिए 6 महीने का विश्राम मालिश प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश कर रहा है। ये प्रशिक्षण शहनाज हुसैन अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी JICA माने के जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी JICA के द्वारा समर्थित है। मसाज एक सफल व्यवसाय है जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस मालिश प्रशिक्षण के दौरान आपको कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में भी पर्याप्त जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको शरीर रचना मॉडल के माध्यम से मानव शरीर की संरचना के बारे में सिखाया जाएगा, जो मालिश सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद आप एक्यूप्रेशर सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्रशिक्षण में शहनाज हुसैन द्वारा तैयार उत्पादों का उपयोग करके सिर और चेहरे की मालिश के साथ साथ जापान के एक विशेषज्ञ द्वारा सिखाई जाने वाली पारंपरिक जापानी शियात्सु मालिश का प्रशिक्षण भी शामिल है, जो आपके लिए रोजगार के अवसर खोल सकता है। इसके अलावा आपको ब्रेल लिपि पढ़ना और लिखना, कंप्यूटर कौशल और संवादात्मक अंग्रेजी सिखाई जाएगी। गतिशीलता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आप वेन्यू आई केयर सेंटर अस्पताल से प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति भी सीख सकते हैं। मसाज प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको 2 प्रकार के मसाज डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अंतिम परीक्षा सत्र में भाग लेना होगा। एक द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से और दूसरा शहनाज हुसैन अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य अकादमी से। प्रशिक्षण के दौरान दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्तें सुन लीजिए। पहला, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक सफाई आवश्यक है। यदि आप कोई दवा या ड्रग्स ले रहे हैं तो कृपया प्रवेश के दौरान हमें सूचित करें। यदि आपने पहले यहाँ कोई अन्य प्रशिक्षण लिया है तो 1 वर्ष का अंतराल होना जरूरी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको अपने माता पिता के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दृष्टिबाधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां और फोटो प्रतियों के साथ आना होगा। आपको 4 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। दूसरे देशों से आने वाले छात्रों को अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। दोस्तों, साथ ही आपको ये बता दें कि प्रशिक्षण की अवधि 2 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक पूरी की जाएगी। देर से आने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम दोहराया नहीं जाएगा। आपका प्रवेश समिति द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ईमेल और फोन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें। श्री A. डेविड, उप कार्यकारी सचिव। ईमेल है
desoperations@blindrelief.org। याद रहे desoperations@blindrelief.org। साथ ही आप ईमेल कर सकते हैं vocationaltraining@blindrelief.org पर, या आप मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं श्री रवि कंसल मल्टी स्किल ट्रेनर से 9811819812 पर। याद रहे 9811819812 पर। संपर्क करने के लिए दूसरा नंबर है श्री श्याम किशोर प्रसाद मसाज ट्रेनर, मोबाइल नंबर 9213744435। याद रहे 9213744435। श्रोताओं, याद रहे आप मोबाइल पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, खबर है चेन्नई से। चेन्नई के क्रोमपेट रेलवे स्टेशन को प्रवेश बाधा और रैंप, फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी कार्यात्मक सुविधाओं की कमी के कारण पहुंच संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों सहित यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मलबे और रेलवे पटरियों से गुजरना पड़ रहा है। रेल मदद ऐप के माध्यम से समस्याओं की रिपोर्ट करने की सिफारिश के बावजूद कुछ यात्रियों को ये चुनौतीपूर्ण लग रहा है और कर्मचारियों की उपलब्धता की कमी पर निराशा व्यक्त की जा रही है। मौजूदा सुविधाओं के लिए पहुंच में सुधार और नियमित रखरखाव की आवश्यकता है। बेहतर पहुंच के लिए डेटाबेस संकलित करने के लिए पुनर्विकास परियोजना और अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। क्रोमपेट रेलवे स्टेशन एक्सेसिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया है। मलबे के ढेर के कारण यात्रियों को क्रोमपेट रेलवे स्टेशन तक पहुंच में संघर्ष करना पड़ रहा है। क्रोमपेट रेलवे स्टेशन यात्रियों के सामने आने वाली सुगम्यता चुनौतियों का एक ज्वलंत उदाहरण बन चुका है। प्रवेश द्वार मलबे से बाधित है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक के माध्यम से खतरनाक तरीके से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, खबर हरियाणा से। हरियाणा के कारखानों में लगी पावर प्रेस मशीनों के प्रशिक्षण को लेकर एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने सदन में मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज तक कोई नीति नहीं बनाई है। बीते 8 सालों में 114 मजदूर हादसों का शिकार होकर दिव्यांग हो चुके हैं। वहीं रेवाड़ी के उद्योगों में सर्वाधिक 52 तो फरीदाबाद में 36 हादसे हो चुके हैं। हरियाणा में तेजी से औद्योगिक विस्तार हो रहा है, लेकिन कारखानों में लगी पावर प्रेस मशीनों के प्रशिक्षण को लेकर सरकार ने आज तक कोई नीति नहीं बनाई। इसके चलते बीते 8 सालों में 114 मजदूर हादसों का शिकार हो चुके हैं। ज्यादातर श्रमिकों को अपने हाथ गंवाने पड़े हैं। फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा के द्वारा पूछे गए अतारांकित सवाल के बारे में जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा किसी भी पावर प्रेस मशीन का परीक्षण नहीं किया गया है। ये कारखाना मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो 12 महीनों में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पावर प्रेस मशीनों की जांच करवाए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2015 से लेकर नवंबर 2023 तक सोनीपत के उद्योगों में 5, यमुनानगर के उद्योगों में 3 व्यक्ति दिव्यांग हो चुके हैं। हिसार के एक उद्योग में हुए हादसे में 2 व्यक्तियों को अपने हाथ गंवाने पड़ गए थे। रेवड़ी के उद्योगों में सर्वाधिक 52 तो फरीदाबाद में हुए हैं 36 हादसे। इसके अलावा गुरुग्राम के उद्योगों में इस अवधि के दौरान 15 हादसे हुए, जिनमें 17 मजदूर दिव्यांग हो गए। प्रदेश में रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र इस तरह के हादसों को लेकर सबसे आगे रहा है। यहाँ सर्वाधिक 52 हादसों में 52 श्रमिक घायल अथवा दिव्यांग हुए हैं। एनसीआर के अंतर्गत आते फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में हुए 36 हादसों में 36 व्यक्ति दिव्यांग हो गए। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है,
देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं अमेज़न इंडिया की। अमेज़न इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेज़न इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सम्मान एक विविध और न्याय संगत कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न इंडिया के अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अमेज़न इंडिया द्वारा की गई प्रमुख पहलों में से एक विकलांग व्यक्तियों के ऑन साइट प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि है। एक समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अमेज़न इंडिया ने नवीन कार्यस्थल अनुकूल और प्रौद्योगिकियों को लागू किया है। अमेज़न इंडिया ने विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग भी किया है। गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर कौशल निर्माण कार्यक्रमों को और सुविधाजनक बनाया है, जिससे कार्यबल में सशक्तिकरण और एकीकरण के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। इन पहलों से लाभान्वित होने वालों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य शामिल है। दोस्तों, खबर कानपुर से। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर के तले दिव्यांग लंबे समय से शहर की परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर बुधवार को पार्टी ने चक्का जाम कर दिया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने दिव्यांगों को सिटी बसेस में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश जारी करवा दिया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के परिवहन निगम की सिटी बसेस का चक्का जाम करने के बाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिवहन प्रबंधक के तिवारी ने सभी के कार्ड बनने तक निःशुल्क यात्रा सुविधा जारी रखने का निर्देश जारी कर दिया। इसके पहले महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता अल्पना कुमारी दिव्यांग जन के साथ बसों का चक्का जाम कराने के दौरान बस चढ़ाने की कोशिश की गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। प्रबंधन के कार्यवाही के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए परिवहन निगम की बसेस में निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए नियमावली बना रखी है, जिसमें स्पष्ट है कि 40% से 79% तक दिव्यांगजनों को अकेले व 80% से 100% तक एक को सहायक के साथ निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। नगर बसों में भी ये सुविधा दी जा रही थी। पिछले 3 महीने से नगर बसेस में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जबकि UDID कार्ड के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलनी चाहिए। आज परिवहन प्रबंधक ने निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी कर दिए। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक खबर शाहरुख खान की। शाहरुख खान इस पूरे साल सुर्खियों में बने रहे और साल के अंत में भी
वो फैंस को तोहफा देने के लिए तैयार है। हाल ही में उनकी फिल्म डंकी रिलीज हुई है और इस रिलीज से पहले उन्होंने जमकर प्रमोशंस किए हैं और ऐसे ही एक प्रमोशन इवेंट के दौरान उनका एक वीडियो काफी वायरल होता नजर आया। ये कहना बिल्कुल सही है कि साल 2023 शाहरुख खान का साल रहा है। इस साल शाहरुख ने साल की 2 बड़ी फिल्में पठान और जवान फैंस को दी है और अब वो इस साल की तीसरी फिल्म डंकी के साथ फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार है। सिनेमाघरों में डंकी रिलीज हो चुकी है। इसकी रिलीज से पहले ही शाहरुख खान प्रमोशंस में जोर शोर लगा रहे थे। शाहरुख अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में शाहरुख खान के प्रमोशनल वीडियोस में किसी बिल्डिंग में से एस्केलेटर से नीचे आते हुए वे नजर आ रहे थे। इसी बीच उनके सामने एक बूढ़ी मां अपनी दिव्यांग बेटी को व्हील चेयर पर ले आई। शाहरुख खान की जैसे ही उन पर नजर पड़ी तो वे रुक गए और बड़े प्यार से उस दिव्यांग लड़की को गले लगाया। इसके बाद उन्होंने मां और बेटी दोनों के साथ फोटो क्लिक करवाया। इतना ही नहीं, शाहरुख ने अपने हाथों से उनके लिए सेल्फी खींची। इसके बाद महिला ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी बेटी के साथ तस्वीर ले। ये सुनते ही शाहरुख ने बिना हिचकिचाहट तुरंत वैसा ही किया। दोस्तों, इसी वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और शाहरुख खान की भर भर कर तारीफ की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शाहरुख खान ने अपने किसी फैन के लिए अपनापन दिखाया हो। वो पहले भी ऐसी चीजें कर फैंस का दिल जीत चुके हैं और इसीलिए ही शायद शाहरुख खान हर किसी के चहेते हैं। दोस्तों, अब ये खबर सुनते हैं दिल्ली से। इंटरनेशनल वी केयर फिल्म फेस्टिवल का 14वां संस्करण एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगता के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए समावेशिता का 2 दिवसीय उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर साजन मुखर्जी ने बताया कि आशीष फाउंडेशन के विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भी इस उत्सव में आकर न ही केवल अपनी प्रतिभा दिखाई बल्कि ऐसी डांस परफॉर्मेंस भी की है जिन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहीं उन्होंने बताया कि उत्सव में कई ऐसी फिल्में भी दिखाई गई जो डिसेबिलिटी के मुद्दों पर बनाई गई थी और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। रिंचू रत्नम, जो आशीष फाउंडेशन के साथ करीब 2 साल से काम कर रही हैं, उन्होंने बताया कि आशीष फाउंडेशन की स्थापना 2007 में हुई थी। तब से हम लोगों ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। उनका कहना है कि इन बच्चों को इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल करवाने के लिए लाया गया था क्योंकि इससे बच्चे और समाज के बाकी लोग अच्छे से घुल मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस फिल्म फेस्टिवल में इन बच्चों को शामिल करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि बाकी लोगों को ये देखकर काफी प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को चैंपियन बनाने के लिए भारत के तकनीकी नेता यानी टेक्नोलॉजिकल लीडर्स समावेशी भारत डिजिटल फर्स्ट शिखर सम्मेलन में एकजुट हुए। ये सम्मेलन 18 दिसंबर 2023 को हुआ। एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। इंडिया डिजिटल फर्स्ट सम्मेलन का दूसरा संस्करण मंगलवार को संपन्न हुआ था। दोस्तों, ये कार्यक्रम भारतीय आईटी उद्योग के दिग्गजों को एक साथ लेकर आया था और उनका ध्यान डिजिटल ढांचे में विकलांग लोगों के अनिवार्य एकीकरण पर केंद्रित किया गया। शिखर सम्मेलन का लक्ष्य डिजिटल पहुंच को लागू करके और विकलांग लोगों के लिए वेब और मोबाइल को सुलभ बनाकर दुनिया की 15% आबादी को शामिल करना है। इस अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DEPWD के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कई योजनाएं हैं और हम पहुंच के लिए बाधा मुक्त अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर, लिफ्ट, सुलभ बसेस और रैंप आदि विकलांगता अनुकूल शौचालयों को डिजाइन करके भौतिक पहुंच को संबोधित कर रहे हैं। पिछले दशक में विकलांग लोगों के लिए डिजिटल पहलू ने महत्व प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए होटलों की ऑनलाइन बुकिंग, जिसके लिए वेबसाइटों तक पहुंच की जरूरत है। इस तरह IRCTC वेबसाइटें ऑनलाइन टिकट प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कोई दृष्टिहीन व्यक्ति ओला उबर ऐप का उपयोग कर सकता है?
श्री अग्रवाल जी ने आगे कहा कि बिना हाथों वाले व्यक्तियों के लिए ऐप्स को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाना आवश्यक है। विकलांग लोगों के लिए बैंकिंग ऐप्स को सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया गया। कानून पहुंच को अनिवार्य बनाता है। 13 मंत्रालय अधिसूचनाएं जारी करते हैं। खेल मंत्रालय ने हाल ही में स्टेडियमों को विकलांग लोगों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री अग्रवाल ने समस्याओं के समाधान के लिए निगमों और सरकार के साथ सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने समावेशी शिक्षा और आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नेत्रहीनों के लिए ब्रेल की उपलब्धता महत्वपूर्ण है और सुनने में अक्षम लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच आवश्यक है। श्री अग्रवाल ने ये कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक बनी हुई है। दोस्तों, अब खबर आती है महाराष्ट्र के पुणे से। यहाँ पर सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसका नाम था जल्लोष 2023 ट्रायो सेलेब फेस्ट 2023। इस कार्यक्रम के दौरान दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आदि 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मुहर लगाई गई। सूर्य दत्त के बावधन कैंपस स्थित सूर्य भवन में आयोजित इन दिव्यांग बच्चों के स्नेह मिलन में जादू के प्रयोग, नृत्य प्रदर्शन, खाद्य पदार्थ वितरण, गुब्बारे उड़ाना और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए साइकिल वितरण जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। ये कार्यक्रम का 13वां वर्ष था। दिव्यांग बच्चों के 21 और आदिवासी क्षेत्रों के 22 स्कूलों के कुल 600 तथा सूर्य दत्त नेशनल स्कूल के 600 विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 1200 विद्यार्थियों को मिलाकर 4 घंटों तक नए साल और क्रिसमस पर्व का जश्न मनाया गया। इस आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाए गए। इसमें इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, रिपब्लिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उत्तर प्रदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडियन आइकॉन रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उत्तराखंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बंगाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे 14 विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी सूर्य दत्त टीम का नाम दर्ज किया गया। प्राचार्य डॉक्टर संजय ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सूर्य दत्त की ओर से जल्लोष 2023 का आयोजन किया गया है और उन्हें और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूर्य दत्त की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, खबर ठाणे के उल्लासनगर से। उल्लासनगर स्थित सरकारी सेंट्रल अस्पताल के विशेष नवजात देखभाल वार्ड में ऑन ड्यूटी डॉक्टर व स्टाफ द्वारा अपने पेशे के प्रति दिखाई उदारता की चर्चा अब शहर में सोशल मीडिया के कारण चर्चा में आ चुकी है। किसी भी मरीज के लिए जीवन देने वाला डॉक्टर भगवान समान प्यारा होता है, लेकिन बदलते दौर में भगवान रूपी डॉक्टर और मरीज रूपी भक्तों के बीच खाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे एक मुख्य कारण संवादहीनता के कारण पैदा हुई गलतफहमियां हैं। ऐसा ही एक वाकया उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में देखने को मिला। आधी रात को 2 बजे मंगल अंकुश वाघमारे नाम की महिला की डिलीवरी हुई। महिला मानसिक रोगी है और महिला ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। महज 1.5 किलो वजन के बच्चे को वजन कम होने के कारण बेबी इंक्यूबेटर में रखा गया। फीडिंग भी करानी पड़ती थी, लेकिन एक मानसिक रोगी की मां के पास बच्ची को फीडिंग कराने के लिए कोई नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थिति में सिविल सर्जन डॉक्टर मनोहर बंसोड़े एवं अतिरिक्त सिविल सर्जन डॉक्टर वसंतराव मोरे के मार्गदर्शन में विशेष नवजात देखभाल कक्ष का काम बहुत बढ़िया देखने को मिला। विशेष नवजात देखभाल कक्ष का निरीक्षण करते समय डॉक्टरों को एक अनुभव आया कि इस वार्ड में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किरण बच्ची को अपने हाथों से फीडिंग करते हुए उसका इलाज कर रही थी। दोस्तों, खबर गोवा से। 21 दिसंबर को गोवा सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आकस्मिक अवकाश की संख्या को अन्य कर्मचारियों के लिए 8 दिनों की तुलना में बढ़ाकर 12 दिन कर दिया है। अवर सचिव कार्मिक द्वितीय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 दिनों की छुट्टी का अतिरिक्त लाभ विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में दिया जाएगा।
तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलेंगे दुर्ग के दिव्यांग राजेंद्र। विकलांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें, इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों से कहा। विधान भवन के प्रवेश द्वार पर डटे दिव्यांग, कहा मांगे पूरी होने तक यहां से नहीं हटेंगे। लेंगे मालिश प्रशिक्षण, प्रवेश पर सूचना। चेन्नई का क्रोमपेट रेलवे स्टेशन नहीं है एक्सेसिबल। मशीनों की चपेट में आकर 114 श्रमिक हुए दिव्यांग, एनआईटी फरीदाबाद विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार। कानपुर परिवहन की विभाग की सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगे दिव्यांगजन। जब शाहरुख खान के सामने दिव्यांग बेटी के साथ आई बूढ़ी मां, तो जानेंगे क्या हुआ। दिल्ली में दिव्यांग बच्चों ने दिखाया जोश, हुनर देखकर लोग हुए कायल। भारत के टेक्नोलॉजी लीडर्स हुए एकत्रित इंडिया डिजिटल फर्स्ट समिट में। दिव्यांग बच्चों के जल्लोश 2023 कार्यक्रम में बने 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरकारी डॉक्टर ने दिखाई मानवता, दिव्यांग महिला की डिलीवरी के बाद नवजात को पिलाया दूध। विकलांग व्यक्तियों को अब से 8 के बजाय 12 आकस्मिक छुट्टियां मिलेंगी, डिजिटल गोवा द्वारा 21 दिसंबर पर घोषणा।